द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 1962। तो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, जो कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट है कोल्ड वॉर के टाइम पर। वीडियो 3 पॉइंटर्स में डिवाइड होगा। पहले हम कुछ बैकग्राउंड को समझेंगे कि सिचुएशंस क्या थे उस टाइम पे वर्ल्ड की, एज की कोल्ड वॉर चल रहा था। बाद में हम डिटेल में समझेंगे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को, और लास्ट में एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेके देखेंगे जिसके अंदर अगर क्यूबन मिसाइल क्राइसिस आगे बढ़कर एक वॉर का रूप ले लेती तो क्या क्या होता उस टाइम पर। अगर आपसे कोई पूछे कि वर्ल्ड वॉर 3 के सबसे ज़्यादा करीब कब थी दुनिया, तो आप एक थॉट लिए बिना भी क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का नाम ले सकते हैं। तो पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। देखिए, वर्ल्ड वॉर 2 जो था वो 1945 में जब ख़त्म हुआ, उसके बाद में पूरे वर्ल्ड में कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गई, जिसमें एक साइड सोवियत के नेशन स्टेट्स थे और वॉर्सो पैक्ट के मेंबर्स थे, और दूसरी साइड में अमेरिका, यूके जैसे देश और उनके नेटो एलाइज थे। 1950s और 1960s का टाइम दोनों ही नेशन यूएसए और सोवियत के लिए काफ़ी अच्छा था, एज कि इस टाइम पे उनकी इकोनॉमी बूम पर थी, और साथ ही में जब इकोनॉमी बूम पे थी तो उन दोनों नेशंस ने न्यूक्लियर आर्म रेस भी चालू कर दिया था, जो कि अपने पीक पर थी उस टाइम पे। इस आर्म रेस में दोनों ही नेशंस यूएसए और सोवियत यूनियन ने आगे बढ़कर बहुत ज़्यादा नंबर पे न्यूक्लियर वॉरहेड्स को बनाया, और साथ ही में ऐसी मिसाइल्स को डेवलप किया जो कि केपेबल थी न्यूक्लियर स्ट्राइक करने में। आपको जानकर ताज्जुब हुआ कि यूएसए के पास 1960 में कुल 18,000 से भी प्लस न्यूक्लियर वॉरहेड्स थे और न्यूक्लियर वेपन्स थे। उस टाइम पर यूएसएसआर के पास केवल 1600 ही न्यूक्लियर वॉरहेड्स थे, बट लेटर 20 साल के अंदर यूएसएसआर ने भी 30,000 के आसपास न्यूक्लियर वॉरहेड्स बना लिए। पूरा जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस था वो 13 डेज तक चला था, जिसकी स्टार्ट हुई थी 16 अक्टूबर से और ख़त्म हुआ था 28 अक्टूबर में 1962 में। इस टाइम के यूएसए के प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी, और सोवियत के प्रेसिडेंट थे निकिता, जिनकी इमेज आप दोनों की साथ में देख सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को डिटेल में समझने से। तो देखिए, सबसे पहले ये कंट्रीज़ जिनकी लोकेशन आपको जानना बहुत ज़रूरी है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को जानने से पहले। इटली की लोकेशन देख लीजिए आप कहाँ पे है, तुर्की की कहाँ पे है, और उस टाइम पे क्यूबा की लोकेशन कहाँ पे है, और सोवियत का कितना ज़्यादा फैलाव था उस टाइम पे, और यूएसए की लोकेशन कहाँ पे है। उस टाइम पे यूएसए और यूएसआर दोनों चाहते थे कि जो एक दूसरे के नेशंस के पास वाले नेबर्स हैं उनके ऊपर अपना कंट्रोल बना के रखे, ताकि अगर वॉर ब्रेक होती है तो डीप स्ट्राइक कर सके दोनों नेशंस एक दूसरे के अंदर तक, एज की फिजिकली यूएसए और यूएसआर काफ़ी ज़्यादा दूर हैं एक दूसरे से। तो आप देख सकते हैं कि जो क्यूबा नेशन है वो कितना ज़्यादा नज़दीक है यूएसए के मेन लैंड से। और जब क्यूबा में लीडर का स्विच हुआ और वहाँ पे एक डिक्टेटर लीडर आया जिनका नाम था फिडेल कैस्ट्रो, ये उनकी इमेज आप सामने देख सकते हैं। एज की वो डिक्टेटर थे तो उनको पूरा सपोर्ट था सोवियत नेशन का उस टाइम पर। क्यूबा और सोवियत अपने रिलेशंस को इतना ज़्यादा डीप कर चुके थे कि जो सोवियत नेशन है उसने अपने बहुत सारे न्यूक्लियर वॉरहेड्स और आईसीबीएम यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो कि केपेबल से न्यूक्लियर स्ट्राइक करने की, उनको क्यूबा में डिप्लॉय कर दिया था। और साथ ही में जो सोवियत की नेवी थी उसकी प्रेजेंस कंटिन्यूसली क्यूबा के पोर्ट्स पे बढ़ गई थी। सोवियत ने अपनी आईसीबीएम्स की डिप्लॉयमेंट क्यूबा में इसलिए की थी ताकि वो वॉशिंगटन को डायरेक्टली टारगेट कर सके। यूएस को सोवियत के इस आईसीबीएम डिप्लॉयमेंट के बारे में काफ़ी टाइम तक पता नहीं चला, बट लेटर जब यूएसए के एक फाइटर एयरक्राफ्ट जिसका नाम है U-2, जो कि एक स्पाई प्लेन है, उसने इसके कुछ इमेजेस सामने लाए, तब जाके यूएसए को मालूम पड़ा इस आईसीबीएम डिप्लॉयमेंट के बारे में, जो कि उसके इस नेशन के इतना नज़दीक हो चुका था क्यूबा में। अब इसके रिस्पॉन्स में यूएसए ने यूएसएसआर के करीब जो अपने नेटो एलाइज थे उनके ऊपर अपने आईसीबीएम को डिप्लॉय करने का सोचा, जिसमें सबसे आगे आए तुर्की और इटली। हालांकि इटली का कंट्रोवर्शियल है कि इटली में यूएसए ने अपने आईसीबीएम्स डिप्लॉय किए थे कि नहीं किए थे, बट तुर्की में अपने मिसाइल को डिप्लॉय किया था। इसका नाम था जुपिटर एमसीबीएम मिसाइल, जो कि केपेबल थी न्यूक्लियर स्ट्राइक करने के लिए, और साथ ही में अपने कई सारे आईसीबीएम केपेबल ऑफ न्यूक्लियर स्ट्राइकिंग उनको भी डिप्लॉय किया था तुर्की में। सारी मिसाइल्स केपेबल थी मॉस्को तक डायरेक्टली टारगेट करने में अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स के साथ। दोनों नेशंस के बीच में अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू बात हो रही थी इस इशू को रिजॉल्व करने की। ऑलमोस्ट अपने एंड पर था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, तभी एक सोवियत के ऑफिसर ने वर्ल्ड वॉर 3 होने से बचा लिया, जिसके बारे में आप समझते हैं। देखिए, जैसा हमने पहले बताया कि जो सोवियत की सबमरीन्स और जो सोवियत की नेवी थी उसकी कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट थी क्यूबा में। ऐसी ही एक सोवियत की सबमरीन जो कि केपेबल थी न्यूक्लियर मिसाइल्स और न्यूक्लियर टॉर्पेडोस लॉन्च करने की, वो सोवियत से चली थी ग्रीनलैंड होते हुए क्यूबा में आने के लिए। ऐसी की सबमरीन अंडर वाटर होती है, तो उस टाइम पर कुछ इश्यूज आ गए थे सबमरीन के अंदर, जिससे उनका कम्युनिकेशन जो है मॉस्को से टूट गया था, और सबमरीन अपने ग्रीनलैंड के पास इंटरनेशनल वाटर्स में नीचे ही थी। ऐसी की क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में क्यूबा का मेन रोल था, तो उस टाइम पर यूएसए की नेवी ने क्यूबा के ऊपर नेवल ब्लॉकेट लगा दिया था और कंटिन्यूस सर्वेलेंस भी कर रही थी यूएसएसआर के सबमरीन्स के लिए, जिसमें ये सबमरीन्स को जब यूएसए के एक एयरक्राफ्ट कैरियर और डिस्ट्रॉयर ने डिटेक्ट किया। अब यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने वाली है कि जो यूएसएसआर की वो सबमरीन थी वो उस टाइम पे इंटरनेशनल वाटर्स में थी,
लेकिन फिर भी यूएसए ने अपने डिस्ट्रॉयर के हेल्प से डेप्थ चार्जर्स, जो कि एक तरीके के एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए वेपन है जो कि यूज़ किया जाता है, जिसकी इमेज आप सामने देख सकते हैं, उनको ड्रॉप करने लगा उस सबमरीन के पास। अब ऐस के अंदर के जो क्रूज थे सबमरीन के, उनकी कम्युनिकेशन मॉस्को से टूट गई थी, तो उन्हें लगा कि वॉर डिक्लेयर हो गई है यूएसए और यूएसएसआर में, और इसलिए यूएसए बॉम्बिंग कर रहा है उनके सबमरीन की। जिसके रिस्पॉन्स में वो सबमरीन के जो क्रू थे उन्होंने न्यूक्लियर टॉर्पीडो चलाने का सोचा यूएसए के उन शिप्स के ऊपर। अब देखिए, हर एक नेवी के अंदर एक एसओपी यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, जिसके अंदर अगर कुछ हाई लेवल के वेपन्स जैसे कि न्यूक्लियर कैपेबल वेपन्स हो या हाई लेवल के वेपन्स होते हैं, इनको यूज़ करना है तो क्रू पे मौजूद 2 या 2 से ज़्यादा ऑफिशियल्स की परमिशन लेनी पड़ती है। उस टाइम पे सोवियत के उस सबमरीन के ऊपर 3 हाई ऑफिशियल्स थे जिनकी परमिशन लेना ज़रूरी था इस टॉर्पीडो स्ट्राइक करने के लिए, जिसमें से 2 ऑफिसर्स रेडी हो गए, बट एक ऑफिसर जिनकी इमेज आप सामने देख सकते हैं, इनका नाम है वसीली आर्किपोव, ये रेडी नहीं हुए इस टॉर्पीडो स्ट्राइक के लिए। उन्होंने कहा कि वो मॉस्को से ऑर्डर का वेट करेंगे और टॉर्पीडो प्लान को अबॉर्ट कर दिया। जब यूएसए की बॉम्बिंग स्टॉप हुई डेप्थ चार्जेस की सबमरीन के ऊपर, तो सबमरीन ने सरफेस किया और जाके यूएसए के डिस्ट्रॉयर से अपने सिचुएशन को कम्युनिकेट किया और सारे सिचुएशंस को रिजॉल्व करके सोवियत की तरफ सेल बैक कर लिया सबमरीन ने। अगर वो दिन वसीली भी रेडी हो जाते उस न्यूक्लियर टॉर्पीडो स्ट्राइक के लिए, तो आज हमारे हिस्ट्री बुक्स में एक नया चैप्टर वर्ल्ड वॉर 3 के नाम से बढ़ जाता, जिसमें दोनों ही नेशंस यूएसए और यूएसएसआर एक दूसरे के ऊपर और उनके अलायंस के ऊपर प्रॉपर न्यूक्लियर बॉम्बिंग करते और पहली बार ह्यूमैनिटी एक प्रॉपर वर्ल्ड वॉर देखती जिसमें दोनों ही नेशंस एक दूसरे के ऊपर न्यूक्लियर स्ट्राइक्स कर रहे होते। ऐसे की जो क्यूबा में डिप्लॉय थे न्यूक्लियर वेपन्स, उनका यूज़ करता सोवियत यूएसए के लिए, और जो तुर्की में डिप्लॉय वेपन्स थे उनका यूज़ करता अमेरिका यूएसएसआर पे। तो इस एक पर्सन की वजह से दुनिया बच गई न्यूक्लियर वर्ल्ड वॉर 3 होने से। अगर 2 मिनट लेकर हम ये बात सोचें कि अगर उस दिन वो सोवियत की जो सबमरीन थी उसने टॉर्पीडो लॉन्च कर दिया होता तो क्या होता। तो देखिए, सबसे पहले कि ऐसे वो टॉर्पीडो जो था वो न्यूक्लियर केपेबल था, तो यूएसए के वो डिस्ट्रॉयर और एयरक्राफ्ट कैरियर दोनों ही निपट जाते। जिसके बाद ऐसे की अटैक हुआ है न्यूक्लियर वेपन से, तो उसका रिस्पॉन्स भी न्यूक्लियर वेपन से करना पड़ता और बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल प्रेशर आता कैनेडी गवर्नमेंट के ऊपर, जिसका सिंपल मीनिंग ये होता कि यूएसए अपने तुर्की में रखे वेपन से, जो कि जुपिटर मिसाइल थी एमसीबीएम और बाकी जो उसके आईसीबीएम से, उनसे अटैक कर देता मॉस्को के ऊपर, और उसके रिस्पॉन्स में जो क्यूबा में सोवियत ने अपने आईसीबीएम्स डिप्लॉय किए हैं उनका यूज़ करके वो वॉशिंगटन पे अटैक कर देता। लेटर यूरोप में एक डायरेक्ट वॉर्सो पैक्ट नेशंस के बीच में और नेटो नेशंस के बीच में वॉर होता और तुर्की के थ्रू यूएसए और क्यूबा के थ्रू सोवियत यूनियन एक दूसरे के ऊपर यानी उनके मेन लैंड्स को टारगेट करके उनके ऊपर स्ट्राइक करते, जिसका रिजल्ट ये होता कि यूरोप तो ख़त्म होता ही, साथ में यूएसए क्यूबा को और सोवियत यूनियन तुर्की को लिटरल सेंस में एनाइलेट कर देते। ऐसे कि ये दोनों नेशंस ही थे जो कि सबसे ज़्यादा क्लोज थे यूएसए और यूएसएसआर के। तो जो कैजुअलिटीज़ का नंबर होता है वर्ल्ड वॉर 3 में वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है इन कंपैरिजन टू वर्ल्ड वॉर 2, ऐसे कि इस वॉर में न्यूक्स का भी यूज़ होता। तो ये था हमारा एनालिसिस क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में, जिसके बारे में आपने सारी बातें डिटेल में समझा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, साथ ही में अपने थॉट्स को कमेंट करें क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में और इस वीडियो के बारे में, साथ ही में वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।